अब की बार किसका उत्तर प्रदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। 10 मार्च के मतदान के लिए केवल 7 दिन बचे हैं। 5 दिन बाद पहले चरण का प्रचार खत्म हो जाएगा और सियासी दलों की धड़कनें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। शायद इसीलिए झारखंड में जीत के लिए अब नेताओं ने मुद्दों को पीछे छोड़ एक दूसरे पर जुबानी हथियार चलाने शुरू कर दिए हैं। अब ये हथियार खुद को चोट पहुंचाएंगे या विरोधी को फायदा पहुंचाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। आज भी जुबानी हथियारों को धार देने के लिए यूपी के दिग्गज आपको मैदान में दिखाई देंगे। बुलंदशहर में आज सियासी रण हो रहा है। गवाह बनेगा बुलंदशहर इसका, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, 2 लड़के अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक साथ दिखाई देंगे। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी दिखाई देंगी और आसपास रहकर एक दूसरे पर हमले बोले जाएंगे धुआंधार। इसके साथ ही मायावती भी आगरा के बाद आज गाजियाबाद में जनसभा को अपने अंदाज में, अनोखे अंदाज में संबोधित करेंगी, जुबानी तीर चलाएंगी। सियासी पारा आज भी हाई है और चढ़ेगा और शुरू होगा खून में उबाल, जो विरोधियों को नेस्तनाबूद करने के लिए पूरी जान लगा देगा। ठीक वैसे ही जैसे गुंडों की गर्मी को शांत करने और खून की गर्मी से जिंदगी चलने वाली बयानबाजी लगातार चल रही है। इसी पर चर्चा होगी। ये जो सियासी चक्रव्यूह तैयार किया गया है सियासी पार्टियों की तरफ से, आज उसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर रहेगी नजर। बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा और जमीनी हकीकत आपको बताएंगे मेरे सहयोगी राजीव रंजन। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। योगी बाबा जो कह रहे हैं कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा और मई जून में शिमला जैसी ठंड हो जाएगी, मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीत लहर आई थी, इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई। ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। जिस दिन गर्मी खत्म हो जाएगी उस दिन हम लोग मर जाएंगे। जितने भी हम लोग बैठे हैं, अगर गर्म खून हमारे अंदर नहीं बहे तो हम जिंदा क्या रहेंगे। लेकिन जहां तक सवाल मुख्यमंत्री जी का है, उनका एफिडेविट देखिए, कितनी धाराएं उनके ऊपर थी। भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि गलती तो नहीं करती उन्हें मुख्यमंत्री बना करके। तो ये जो मुख्यमंत्री जी के अंदर गर्मी आ रही है, वो इसलिए गर्मी आ रही है कि ये टिकट जगह जगह मांग रहे थे, इनकी मनपसंद टिकट उन्हें नहीं मिली, उन्हें वापस उन्हें घर भेज दिया गया है। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जल्दी से आपका परिचय उनसे करवा देती हूं। यूपी बीजेपी स्पोक्स पर्सन आनंद दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता हैं अभिमन्यु त्यागी जी हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही समाजवादी पार्टी स्पोक्स पर्सन कीर्तिनिधि पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही आरएलडी स्पोक्स पर्सन इंद्रजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और साथ ही मेरे 2 सहयोगी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, राजीव रंजन लखनऊ से और प्रशांत देव बुलंदशहर से हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन राजीव, आज सबसे पहले जरा जो 2022 विधानसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पार्टियों की तरफ से जो सियासी चक्रव्यूह रचा गया है, उसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, आपसे समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें गर्मी, सर्दी, चर्बी, खून, कृष्ण मंदिर, राम मंदिर और साथ ही अब तो जिन्ना औरंगजेब पाकिस्तान की भी बात हो रही है। जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं आपसे आज राजीव। देखिए विपनेश, आज हम लोग 3 फरवरी को बात कर रहे हैं और ठीक आज के ही दिन, मतलब अगले बृहस्पतिवार को पहले चरण की 58 सीटों पर, 11 जिले की 58 सीटों पर मतदान हो जाएगा और 1 हफ्ते बचे। और अगर वैसे आप देखें तो 5 दिन बचे हैं चुनाव प्रचार के लिए पहले चरण का। और ये पहला चरण, हम लोग रोज इस पर बात करते हैं, ये पहला चरण भारतीय जनता पार्टी के लिए और विपक्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि पहले 2 चरण में जहां मतदान हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को इतनी ज्यादा सीटें हैं, झोली भर भर के जिसको कहा जाता है सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने भाजपा को दी हैं। अब बदली परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी अपनी पुरानी जमीन
खिसकने नहीं देना चाहती है। और जिस टर्फ पर, जिस पिच पर, जिस विकेट पर उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव जीता है, ठीक उसी पैटर्न पर आप देखिए, गृह मंत्री की भाषा देखिए, मुख्यमंत्री की भाषा देखिए और मुद्दे देखिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कभी से वो नारा एक लगा रहे हैं अखिलेश और जयंत कि जिन्ना नहीं इस बार गन्ना चलेगा। तो वो बीजेपी के लोग जिन्ना चलाना चाहते हैं, पाकिस्तान चलाना चाहते हैं, तालिबान की क्रूरता को बताना चाहते हैं, मुजफ्फरनगर दंगे को याद कराना चाहते हैं, कैराना के पलायन, नाहिद हसन का मुद्दा उठाना चाहते हैं, बार बार उसी के आसपास ले आते हैं। और अखिलेश यादव, जयंत चौधरी चाहते नहीं है कि इस पर चर्चा हो। वो बिल्कुल बचना चाहते हैं 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे से, वो बिल्कुल बचना चाहते हैं कैराना के पलायन से, वो नाहिद हसन से, वो गन्ने पर, किसान आंदोलन पर, हिंदू मुस्लिम एकता पर, जाट मुस्लिम एकता पर, वो ये उनकी पिच है, ये उस पर खेलना चाहते हैं। वो 3 बार जिस वजह से वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव हार चुके हैं, वो कतई नहीं चाहते कि इस बार भी उस तरीके का चुनाव हो। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमेशा से इस तरीके से, अगर आप देखें, पहले भी 2012 का चुनाव भी देखें, 17 का अगर आप चुनाव देखें, तो इस तरह ऐसे ही इन्हीं क्षेत्रों में चुनाव शुरुआत हुआ था और इसी तरीके से चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ता गया था, जैसा इस बार होता जा रहा है। तो ये जो नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर का इलाका है, ये जो यहाँ पर सहारनपुर को छोड़कर, सहारनपुर दूसरे चरण में है, तो ये पूरा इलाका जाटलैंड के तौर पर होता है। और चूंकि पूरा का पूरा स्टेक पहले और दूसरे चरण में जयंत चौधरी का है और जयंत चौधरी जाट मुस्लिम गठजोड़ को वापस जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे चौधरी अजीत सिंह या चौधरी चरण सिंह ने किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि यहीं पर उसे मारना है, यहीं पर उसको क्रैक करना है। और गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मुद्दे उठा रहे हैं, वो उनके प्रिय मुद्दे। मूल बात यह है कि हमने चर्चा कल भी की थी, हम चर्चा रोज करते हैं। मूल बात यह है कि महंगाई, मूल बात यह है कि रोजगार, मूल बात यह है कि किसान, मूल बात यह है कि नौजवान, मूल बात यह है कि स्वास्थ्य सुविधाएं। तो इस पर अब बातें होना बंद हो गई। जब चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है तो ये सारे एक्सप्रेसवेज के मुद्दे, ये सब चीजें कही तो जाती है बातें, लेकिन बस वो शोकेस करने के लिए। मूल बात यह है कि अपने अपने मुद्दों पर ये दोनों पक्ष चल रहे हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक रियलिटी और है जिसको हम कई बार बातचीत में और बहस में इग्नोर कर जाते हैं, वो ये है कि बीएसपी की ताकत और बीएसपी ने जिस तरह के उम्मीदवार इन सीटों पर खड़ा किए हैं, वो सपा और आरएलडी के लिए काफी सिरदर्द कहीं कहीं हो सकता है। चुनाव के नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। मायावती इस इलाके में बहुत मजबूत नेता रही हैं। एक समय था कि मेरठ की जो सीटें हैं वो ज्यादातर मायावती जीत जाया करती थी। मेरठ के सांसद का चुनाव भी उन्होंने जीता था, उनकी पार्टी ने जीता था। तो इस इलाके में बहुजन समाज पार्टी भी एक बहुत बड़ी ताकत है। ये बात ठीक है कि पिछले चुनाव की तरह बहुजन समाज पार्टी या उनकी अध्यक्षा सुश्री मायावती उस तरीके से बहुत हमलावर, उस तरीके से बहुत एक्टिव नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी को जो 20% के आसपास है, हम कई बार इस चुनाव में इग्नोर कर जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं कहीं खेला मायावती भी कर सकती हैं। लग रहा है बिल्कुल राजीव, आपने सही कहा कि खेला कर सकती हैं मायावती, बिल्कुल, और बिल्कुल साइलेंट तरीके से चल रही हैं। मैं आती हूँ राजीव, अब जरा बुलंदशहर का रुख कर लेते हैं। प्रशांत देव वहां से मौजूद हैं। प्रशांत देव, आज बुलंदशहर में सियासी पारा हाई रहेगा, तमाम दिग्गज मैदान में होंगे। वो पहुंचे उससे पहले जो वहां की जमीनी हकीकत है, सियासी समीकरण है, वो मैं आपसे समझना चाह रही हूँ। देखिए विपनेश, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हालांकि यहाँ पे मौसम ने बिल्कुल पूरी तरीके से करवट ले ली है। कड़ाके की सर्दी और जोर से बारिश यहाँ हो रही है और मैं उस जगह पे खड़ा हूँ अनूप शहर में, जहांगीराबाद मंडी में, जहाँ गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम होना है। लेकिन चारों तरफ पानी पानी है। अब उनका हेलीकॉप्टर पहुँच पाता है या नहीं पहुँच पाता है, जब तक वो आएंगे मौसम ठीक होगा, या फिर सड़क मार्ग से आएंगे। 12 बजे उनका कार्यक्रम है। लेकिन ये ज़रूर है कि आज अगर कार्यक्रम की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, ये तमाम लोग बुलंदशहर में हैं और पूरी तरीके से यहाँ पे पारा गर्म होने वाला है। लेकिन विपनेश, एक चीज़ यहाँ पे पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, तो एक चीज़ तो बिल्कुल समझ में आ रही है कि जो बड़े बड़े नेताओं के बोल हैं, जो मुद्दे हैं, जो वह बात कर रहे हैं, वो कोई ऐसा करिश्मा कहीं नहीं दिखाई दे रहा कि कोई नेता अपनी बात से वोटरों को एक
एक सैलाब की तरफ मोड़ के अपनी तरफ लेके खींच के चला जाए, ऐसा नहीं दिख रहा है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जो वोटर जो है, मतदाता बहुत पहले से अपना मन बना चुका है कि उसको कहाँ जाना है, किधर जाना है। ये बात ज़रूर है कि गठबंधन जो हुआ उससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट लैंड जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो किसके तरफ जाएगा। तो इसको अपनी तरफ बरकरार रखने के लिए और गठबंधन अपनी तरफ खींचने के लिए भाजपा और समाजवादी पार्टी मतलब गठबंधन दोनों पूरी ताकत से मैदान में उतरे हुए हैं कि वो बीजेपी चाहती है कि वो अपने पास रख लें और वो चाहते हैं उनको खींच लें तरह तरह की बातों को लेकर के। लेकिन जैसा हम लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों का मन बना हुआ है, कुछ भी बात कर लीजिए, कहीं कोई स्थानीय मुद्दा चढ़ करके किसी के सर पर नहीं बोल रहा है कि हमको सड़क नहीं मिली, हमको बिजली नहीं मिली, हमारा स्कूल, शौचालय, ये तमाम जो स्थानीय मुद्दे हैं उसको लेकर के कहीं हमको बहुत ज़्यादा शोर दिखाई नहीं दे रहा है। जो बड़े शीर्ष नेताओं के मुद्दे हैं, केंद्रीय मुद्दे हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द विधानसभा चुनाव भी हो रहा है। तो हकीकत हमको ये दिखाई दे रही है। हालांकि प्रियंका गांधी भी यहाँ पे घूम रही है कांग्रेस के लिए। अब कांग्रेस की स्थिति किस तरीके की पश्चिम उत्तर प्रदेश में है या उत्तर प्रदेश में होगी, ये सब जान रहे हैं कि कांग्रेस को तीसरे नंबर पर ही देखा जा रहा है। मुख्य लड़ाई जो है गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी में है। ऐसे में एक चमत्कार, जो एक परेशानी, जैसे कि राजीव जी भी बता रहे थे कि साइलेंट वोटर के तौर पर जो दलित वोट है इस इलाके में, वो कहाँ जाएंगे। अगर दलित वोट जो है बीजेपी बहुजन समाज पार्टी से घिसक करके कहाँ जाता, कहीं अगर शिफ्ट होता, अगर समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया, यहाँ बड़ा चमत्कार होगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया तो वो बहुत बड़ा चमत्कार होगा। ये शिफ्ट होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी लगातार जो है उन पर जो है बहुत अंदर से, जहाँ हम बात करें, हालांकि वो बहुत चुप है, बहुत खुल के नहीं बोल रहा। दोनों पार्टियाँ, भाजपा और समाजवादी पार्टी के तमाम नेता, प्रत्याशी, मतदाता वो मुखर होकर बोल रहे हैं, लेकिन उनके तरफ से बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, वो चुप हैं। और जो बीजेपी ने लगातार जो काम किया है जिनके बीच में, वो यही कहा जा रहा है कि जो दलित मतदाता हैं उनको सबसे ज़्यादा राशन, मकान, सुविधा देने की कोशिश की है लगातार। तो उनको मतलब अपने तरफ खींचने की कोशिश की गई है और ये देखा गया कि हर चुनाव में कुछ ना कुछ परसेंटेज उनकी तरफ, बीजेपी की तरफ आता है। अगर इस विधानसभा चुनाव में इस तरह का कुछ हुआ तो बीजेपी के लिए बल्ले बल्ले। बिल्कुल। और प्रशांत, आप देख रहे हैं राजीव लगातार कह रहे हैं कि जो साइलेंट वोटर है, जो चुप्पी है, बिल्कुल, और वो गेम चेंजर साबित होती है हर बार। मैं चर्चा की शुरुआत कर लेती हूं, दोबारा आऊंगी आगे आपके पास, हमारी नजर लगातार बनी हुई है। मैं सीधे आनंद दुबे जी आपके पास आ रही हूं। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूं, मैं जाटलैंड की बात कर रही हूं। क्या इस बार बीजेपी की पिच कमजोर हो गई है? और अगर ऐसा नहीं है तो विकास की बातें छोड़कर ये तमाम ऐसे बयान जिनकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सर्दी, गर्मी, चर्बी, जिन्ना, पाकिस्तान, इन सब का जिक्र क्यों हो रहा है और बड़े नेता कर रहे हैं? जी नहीं, देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जैसी पहले मजबूत थी वैसी आज भी है, और आने वाले 10 मार्च को इसका अंदाजा जो है वो तमाम विपक्षी दलों को हो जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, आपने कहा कि गर्मी जैसे बयान की क्या आवश्यकता, ये बताइए, जब नाहिद हसन का एक समर्थक खड़ा होकर कहता है कि हम जाटों की थाल में घूस भर देंगे, जाट सिर्फ 24,000 है, हम 90,000, अब उनको औकात बता देंगे। फिर आदिल चौधरी कहते हैं सरकार आई तो बदला लिया जाए। अबू आजमी कहते हैं 15% मुस्लिम, 85% हिंदुओं पर भारी। तौकीर रजा कहते हैं हिंदुओं को कहीं पनाह नहीं मिलेगी। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं जब योगी मोदी नहीं रहेंगे तो तुम्हारा क्या होगा। ऐसे लोगों के बयान को अगर कहते हैं मुख्यमंत्री जी कि सत्ता आने के बाद गर्मी निकाल दी जाएगी, तो क्या यह गलत है? जो लोग चुनाव को सांप्रदायिक बना रहे हैं, जो लोग चुनाव को चुनाव में भड़काने की साजिश कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने अभी तक इस पर एक शब्द भी नहीं बोला है, न अपने किसी कार्यकर्ता के बयान की निंदा की है, न ही किसी तरह का उस पर कोई खंडन किया है। इसका मतलब यह माना जाए कि यह मौन समर्थन है। अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी जी मौन समर्थन दे रहे हैं इस तरह के बयानों को, और आरोप हम पे लगा रहे हैं कि जिन्ना नहीं गन्ना चलेगा। अरे भाई, जिन्ना को कौन लेके आया? सरदार पटेल जी की जयंती पर उनकी तुलना जिन्ना से हमने तो नहीं की थी, अखिलेश यादव जी ने की थी। पाकिस्तान की बात अपने इंटरव्यू में अखिलेश यादव जी ने की थी, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की थी। और शफीकुर रहमान बर्क ने तालिबान के आतंकियों की तुलना भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से की थी, वो तो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं।
भारतीय जनता पार्टी का तो नहीं है, हमने नहीं किया। जिन्ना भी आप लाते हैं, पाकिस्तान भी आप लाते हैं, तालिबान भी आप लाते हैं, हिंदुओं को धमकी भी आप देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि चुनाव को सांप्रदायिक बनाया जा रहा है। और एक और बढ़िया चीज मैं आपको बताऊं, अभी मेरठ समाजवादी पार्टी के विधायक है रफी, वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने एक नया शब्द इजाद किया है, हिंदू गर्दी। उन्होंने लिखा है कि थाने में हिंदुओं ने हिंदू गर्दी मचा रखी है, अब हम ये नहीं होने देंगे। ये उनका बयान है, मैं आपको सुनवा भी देता हूं। ये उनका बयान है और कह रहे हैं कि हिंदू गर्दी शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया है। अब आप बताइए, ऐसे लोगों को गर्मी शांत करना क्या गुनाह है? कीर्तिनिधि पांडे जी, जवाब दीजिए। जिनके पास मुद्दे नहीं है, कहने के लिए कुछ नहीं है, वही ऐसी बातें करते हैं। क्यों आपने शुरुआत की ऐसे शब्दों की, ऐसे बयानों की जिनकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है उत्तर प्रदेश में? समाजवादी पार्टी लगातार विकास की बात की, महंगाई की बात की, बेरोजगारी की बात की, और जो लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चीजें स्पष्ट किया कि पाकिस्तान के बारे में स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत साहब कहा करते थे कि पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन चाइना है। यही बात तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा। क्या जनरल बिपिन रावत इस देश के शुभचिंतक नहीं थे? अगर उन्होंने कहा वही बात आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा, तो पूरी बात कहने के बजाय पाकिस्तान उसमें से निकाल लिया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इसकी जरूरत है क्या? आपने कहा था कि आप मुद्दे से, जनता से जुड़े मुद्दे उठाएंगे, वहां की समस्याओं की बात करेंगे, लेकिन आप तो सीमा पार चले गए, दुश्मन देशों की बात करने लगे। विपनेश जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगातार आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा ये चुनाव किसानों का चुनाव है, ये चुनाव समाजवादी कैंटीन और समाजवादी किराना स्टोर खोलने का चुनाव है, ये चुनाव किसानों की सिंचाई मुक्त करने का चुनाव है, ये चुनाव किसानों के लिए पेंशन और बीमा देने का चुनाव है, ये चुनाव बेरोजगारों को रोजगार देने का चुनाव है, ये चुनाव आपसी भाईचारे का चुनाव। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं, लगातार महंगाई का सवाल उठा रहे हैं कि 2014 में जब देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उन्होंने कहा था हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में जाएंगे। हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में तो नहीं गए, हवाई अड्डे बिक गए और हवाई चप्पल वालों के लिए मोटरसाइकिल चलाना भी दुश्वार कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये सवाल हम खड़ा कर रहे हैं। हम सवाल खड़ा कर रहे हैं जिन 69,000 शिक्षकों की भर्ती में उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछड़ों और दलितों का आरक्षण मारा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके कहा कि पिछड़ों का आरक्षण दे दीजिए, लेकिन आज तक वो नहीं दिया और लगातार जो आंदोलन करते रहे उनको लाठियां मिलती रही। प्रयागराज में विद्यार्थियों को लाठी मिली। ये लाठी देने वाली सरकार है। किसान खाद मांगेगा लाठी, बेरोजगार रोजगार मांगेगा लाठी, कोई हक मांगेगा अपना लाठी। लगातार ये लाठी देने वाली सरकार है और इसीलिए ये पूरे चुनाव को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। ये क्यों नहीं बताते कानून व्यवस्था के सुधार की दिशा में कौन सा रचनात्मक काम किए? अगर हमने डायल 100 दिया, एक अच्छा हेडक्वार्टर बनाया उत्तर प्रदेश के अंदर, पुलिस हेडक्वार्टर, और दुनिया के तमाम देशों से हमने टेक्निक लाया और डायल 100 बनाया। उस डायल 100 में जो गाड़ियां हमने उपलब्ध कराया, उसमें कितनी गाड़ी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बढ़ाया? 10-90 योजना को इन्होंने कितना डेवलप किया आगे ले जाने के लिए महिलाओं की सुरक्षा के बारे में? काम कुछ नहीं, केवल बयानबाजी और नाम बदलने का काम किया उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी। पांडे जी, आपकी बात पर आनंद जी उंगली उठा रहे थे, जल्दी से रिएक्शन दीजिए, बाकी मेहमानों का मुझे रुक करना है। राजीव, मैं आपके पास भी आ रही हूँ। आनंद जी, जल्दी से क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, बड़ा अच्छा इन्होंने मुद्दा उठाया कि दलितों का आरक्षण भाजपा ने खा लिया। अरे हमने तो दलितों को शौचालय दिया, तो मकान दिया, उनको मुफ्त में भोजन दिया और उनको शिक्षा और नौकरियों में समाज किया। सुन लीजिए कीर्तिनिधि जी, मैं आपको बताता हूँ कि दलितों का आरक्षण किसने खाया। मुख्यमंत्री को सुनिए, नौकरी में प्रमोशन का विरोध अखिलेश यादव ने किया और जब मायावती अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दलितों और पिछड़ों का आरक्षण छीने बढ़ाया, दलित और पिछड़े भारतीय जनता पार्टी उन्होंने 2 लाख दलित भाइयों का रिजर्वेशन खींचा, उनका प्रमोशन से डिमोशन करने का काम अगर किसी ने किया तो अखिलेश यादव ने किया। आज जवाब कीजिए, 2 लाख दलित भाइयों के प्रमोशन को छीनने का काम, उनके आरक्षण को खत्म करने का काम क्या अखिलेश यादव जी ने किया या नहीं किया? बताइए मुझे, किसके लिए अखिलेश यादव जी ने
बाद में माफी मांगी तो दलितों का आरक्षण। इंद्रजीत जी उंगली उठा रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए। वही तो बात है कि मुद्दों की बात कीजिए ना, फिर ये बयान ऐसे देके जिनकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों जनता का ध्यान आप सभी पार्टियां, आप सभी नेता भटका रहे हैं और बड़े नेता इस लाइन में लगे हुए हैं। मैं आ रही हूं, इंद्रजीत सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए सर जल्दी से। मुझे उम्मीद है आपने जैसे बाकी पैनलिस्ट को टाइम दिया, मुझे भी जरूर मौका दिया जाएगा बात करने का। धन्यवाद। मैं ये कह रहा हूं कि सरकार को इतना बड़ा मैंडेट मिला, 300 ऊपर सीटें दी गई और सरकार के पास कोई विसाखी नहीं थी कि विसाखियों पर दूसरे के सहयोग से सरकार चला रही थी। इंडिपेंडेंट सरकार थी। आप जो सुविधाएं दे रही थी सरकार ने, वो अपनी कमियों को नहीं देख पा रहे और उल्टा उंगलियां उठा रहे हैं। जबकि एक उंगली उठाएंगे तो 3 अपनी तरफ जाएंगे। मुझे बताइए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 403 वैनें अभी प्रचार प्रसार के लिए निकाली हैं। क्या ये चीज 403 वैन कोरोना के दौरान और गांव देहात में पहुंच जाती, जिसके अंदर सिलेंडर रखा होता, जिसके अंदर डॉक्टर बैठा होता, जिसमें दवाई रखी होती, तो वो ज्यादा बेटर था? ये प्रचार आज जरूरी है। 403 वैन एक दिन में तो तैयार हो नहीं गई। 5000 का इंजेक्शन 1 लाख रुपए में बिका। गाजियाबाद में 11 हॉस्पिटल्स को चिन्हित किया गया जिन्होंने ओवररेट इंजेक्शन के लिए और पैसे लेकर एडमिशन नहीं लिया और डेथ। आज देखिए टोकन, हिंडन नदी पे मोक्ष स्थली पर टोकनों से दाह संस्कार हुआ। कहां हुई सरकार अब इस तरीके से गन्ना जिन्ना और नाहिद में आ गई। मैं कह रहा हूं कि हमें वोट का एक अपना बड़ा अधिकार दिया है। अगर कैंडिडेट गलत है, वो जीतने लायक नहीं है, तो जनता उसको क्यों चुनेगी? हमें मुद्दों पे आना चाहिए। इंद्रजीत सिंह जी मुद्दों पर बात कीजिए ना। आपके बड़े नेता किसानों के मसीहा कहे जाते हैं। जाटलैंड में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप मिलकर चुनौती दे रहे हैं, मुद्दे भी उठा रहे हैं, तो फिर ये चरमी, गर्मी, चवन्नी, अठन्नी, इनकी क्या जरूरत है सर? आप उनकी समस्याओं की बात कीजिए ना, आप गन्ने की बात कीजिए ना, उनके भुगतान की बात कीजिए ना। मैं वही आ रहा हूं 2 मिनट में आ रहा हूं। देखिए, हमने सबसे पहले घोषणा करी कि किसान को 15 दिन के अंदर गन्ने की पेमेंट करी जाएगी। अगर अलग से बजट का प्रावधान करा गया था, हमने उसको चिन्हित किया। समाजवादी जो पेंशन बंद हो गई थी, उसको दोबारा कहा जाएगा। खेल मैदान बनाए जाएंगे कि हमारे बच्चे भी ओलंपिक में जाकर मेडल जीत पाए। हमने उस हर मुद्दे को 300 यूनिट बिजली की बात करी। इन्होंने खाद का कट्टे में से 5 किलो खाद चोरी कर ली। इन्होंने किसान के ट्यूबवेल पर बिजली के मीटर लगा दिए। बराबर में हरियाणा है, हरियाणा में बिजली सस्ती है, हमारे यूपी में महंगी है। हरियाणा में गन्ने के पेमेंट किसान को ज्यादा मिल रहा है, यूपी में कम मिल रहा है। यूपी की सरकार बड़ी है या हरियाणा की सरकार बड़ी है? अब लॉ एंड ऑर्डर की बात ये करते हैं। मैं लॉ एंड ऑर्डर का ताजा आपको एक उदाहरण 2 मिनट के समय के साथ दिखाना चाहूंगा कि कल ही एक बच्ची के साथ फिर दोबारा से सरकार ने जबरदस्ती उसको, पुलिस ने किशोरी को, ये देखिए, पुलिस ने किशोरी का दाह संस्कार करने की बात करी है। ये कहां, देखिए कहां आदमी लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है। आप देखिए इसमें क्या है ये। और दूसरी बात, ये चौधरी चरण सिंह जी को अनुयायी बनते हैं, चौधरी चरण सिंह जी की तारीफ करते हैं। हरियाणा के अंदर जो कैलेंडर निकलता है, ये देखिए हरियाणा में सर उत्तर प्रदेश की बात कीजिए ना, उत्तर प्रदेश की बात कीजिए ना, फिर बाकी राज्यों में आनंद दुबे जी चले जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप ये देखिए, बच्चा पड़ोसी से पैसे लेकर, उधार लेकर पेपर देने जाता है, उसका पेपर लीक हो जाता है। मुझे हर क्षेत्र के अंदर नौकरियां इन्होंने 5 लाख देनी थी, हर साल 75 लाख नौकरियां देनी थी। इन्होंने कहा हमने 4.5 लाख नौकरियां दी है, 70 लाख नौकरियां देने की बजाय खा गए। मुझे ऐसे को गुण बताएं कि जनता इनको क्यों वोट करे। क्या ऐसा? चलिए, मैं ये जो सवाल आपने उठाया, इसका जवाब मैं आनंद जी से लूंगी। आ रही हूं आनंद जी। अभिमन्यु त्यागी जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद मैं राजीव के पास जाऊंगी, फिर आपके पास आऊंगी। अभिमन्यु जी, ये जाटलैंड में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गठबंधन और बीजेपी का सामना कैसे कीजिएगा? एक तरफ बड़े वादे हैं, उनका कोर वोटर है, लाभार्थी हैं, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ध्रुवीकरण हो रहा है। इस सब में खुद को कहां आंक रहे हैं, कहां देख रहे हैं आप? है वो अखबार नहीं पढ़ता है, तो ये स्टूडियो हाउस से तय कर लेना या पॉलिटिकल पार्टी आपस में तय कर ले कि उनको वोट मिलने जा रहा है, वो सत्ता पाने जा रहे हैं, तो ये हास्यास्पद है। अगर ये सरकार सचमुच में जनहित का काम करती तो आज हिंदू मुसलमान 80 बनाम 20, अली बाहुबली बजरंगबली, गर्मी निकाल दूंगा,
ये सब मुद्दों पर ये चुनाव न लड़ रहे होते। यानी कहीं ना कहीं बौखलाहट है। आज कांग्रेस पार्टी जो चुनाव लड़ रही है वो उस वर्ग के लिए लड़ रही है जो पीड़ित है, जो शोषक है। चाहे सोनभद्र की मामला हो, चाहे उन्नाव में उस बेटी का मामला हो जिसका बलात्कार भाजपा के विधायक ने करा, उनकी मां आशा सिंह को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया। TNRC में जिन महिलाओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज करी, जिन्हें जेल भेजा, उन्हीं में से सदफ जफर को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया। लखीमपुर खीरी में ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में जिस महिला का चीरहरण करने की पुलिस ने कोशिश करी, रितु सिंह को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया। अब तो ये जनता को तय करना है कि वो शोषक वर्ग की तरफ है या शोषित की तरफ है, वो पीड़ित की तरफ है या शोषक की तरफ है। जहां तक अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने मेरठ शहर के जो विधायक हैं रफीक अंसारी के बारे में बताया था, उनके बयान के बारे में बताया था, हिंदू गर्दी वाला जो उनका बयान चल रहा है। दरअसल बयान कब आते हैं? बयान तब आते हैं इस तरीके के जब ध्रुवीकरण की जरूरत होती है, यानी वो चुनाव हार रहे हैं। वहां पर 10 मुस्लिम पार्षद खड़े होकर कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट रंजन शर्मा, जो मौजूदा पार्षद भी उपाध्यक्ष भी है नगर निगम के, उनको खड़े होकर चुनाव लड़ा रहे हैं। विधायक जी पर यह आरोप है कि वो 500 के करीब उन्होंने कबूतर पाले हुए हैं और रोज पहले कबूतरों की वो रेस लगाते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसी तरह से आदिल चौधरी जो मेरठ दक्षिण के प्रत्याशी हैं, उनको भी यही बौखलाहट है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 2017 के विधानसभा चुनाव में आजाद सैफी 80,000 वोट लेकर आए थे। अब की बार भी सैफी प्रत्याशी है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। वहां भी मामला त्रिकोणीय है। मेरठ शहर में त्रिकोणीय मुकाबला है, मेरठ दक्षिण में त्रिकोणीय मुकाबला है, हसनापुर में अर्चना गौतम ने त्रिकोणीय मुकाबला कर दिया है, जहां योगेश वर्मा समाजवादी और रालोद गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उन पर सबसे ज्यादा मुकदमे 58 मुकदमे हैं। आप देखिए किस तरीके के आपराधिक तत्व को दोनों दलों ने अपना कैंडिडेट बनाया हुआ है। जनता के मन में डर है। अब इनको पता है ध्रुवीकरण के मुद्दे पर ये लोग चुनाव लड़ पाएंगे। ठीक है, तो फिर भी आप भी तो समर्थन देने को तैयार हैं। आपकी नेता कह चुकी है समर्थन देना पड़ा तो देंगे अखिलेश यादव को। अभी आप सवाल उठा रहे हैं लेकिन उधर समर्थन की भी बात कर रहे हैं, तो आपकी भी तो दो तरीके की बातें सामने आ रही है। अभिमन्यु जी आ रही है, एक बार रुकिए, राजीव का मुझे रुक करना होगा। राजीव, मेन पिच पर ये पार्टियां क्यों नहीं डटना चाहती हैं, क्यों अलग हो रही हैं, क्यों वहां उत्तर प्रदेश की जो जनता है, वोटर है, उनको कंफ्यूज किया जा रहा है बयानों के जरिए? देखिए विपनेश, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो आनंद पांडे हैं, उन्होंने जितने भी नाम लिए वो सारे मुसलमानों के नाम लिए। मुख्यमंत्री आनंद दुबे, उन्होंने जितने भी नाम लिए, जितने भी बयान आपको सुनाए, सारे मुसलमानों के थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद जो पहला बयान दिया, तो उन्होंने कहा कि ये चुनाव 80% बनाम 20% का। मुझे ये समझ नहीं आता, जब आप क्लियर कट इतनी बातें कहते हैं तो आपको सीधे कहना चाहिए कि ये चुनाव हिंदू बनाम मुसलमान का है। भारतीय जनता पार्टी का हिंदू बनाम मुसलमान का नारा है, हमें हिंदू बनाम मुसलमान में वोट चाहिए। लेकिन ये कहने से बचते हैं, तब ये राष्ट्रवाद का नाम लेते हैं, तब ये आतंकवाद का नाम लेते हैं, तब ये हिंसा का नाम लेते हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं कि चाहे कितने भी दागी लोग हों, चाहे नाहिद हसन ने कुछ भी कहा, उन पे मुकदमे हों, लेकिन नाहिद हसन को उनको टिकट देना मजबूरी है, क्योंकि उनको वो सीट चाहिए नाहिद हसन से। नाहिद हसन बड़ा मुद्दा नहीं है, एक विधानसभा का उम्मीदवार इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन नहीं, नाहिद हसन को वो देते हैं क्योंकि उनको जीत हासिल करनी है। उन्हें वो खुल के ये नहीं कहते कि उनको मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन वो दूसरी बातें कह करके उसका एक लिफाफे में ढक करके बातें करते हैं। दरअसल इस देश में जाति पात और हिंदू मुसलमान दो तरह से चुनाव होते हैं। हम ब्रेकिंग विद एजेंडा में बहुत पहले से ये बात कह रहे थे कि अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, ये पूरा कुनबा समाजवादी पार्टी का, ये अपने सोशल इंजीनियरिंग जो बीजेपी ने 2014-17 में की, अदर बैकवर्ड क्लास, यहाँ 50% से ज्यादा वोट है, उसको एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने किया। सोशल इंजीनियरिंग के साथ हिंदुत्व का तड़का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, ये ऐसा कॉकटेल बना कि सारे विरोधी एकदम पस्त हो गए। अब 3 बार हार मिलने के बाद अखिलेश यादव सोशल इंजीनियरिंग, छोटे छोटे दल, छोटी छोटी जातियां, उनके साथ मिलकर के एक कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं और उसके साथ वो अपने विजय रथ पर सवार होना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी उस कॉम्बिनेशन को तोड़ना भी चाहती है और हिंदुत्व का उसमें तड़का भी लगाना चाहती है। देखिए, कुल बात यह है,
अगर मैं पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को कहूं, मैं व्यक्तिगत तौर पर उनको दूरदर्शी नेता मानता हूं। 2001 में उन्होंने एक बात कही थी कि इस देश में राजनीति को जाति के आधार पर चलाने की बहुत कोशिश की जाएगी तो धर्म की राजनीति उसे पछाड़ देगी, जाति की राजनीति को धर्म की राजनीति पछाड़ देगी, और ये दोनों तरह की राजनीति देश के लिए एक कीड़े की तरह है और इसके घुन की तरह देश के सामाजिक ताने बाने को खा जाएगी। अब इस देश में 20% मुसलमान हैं, आप उनका क्या करेंगे? आपको सारी योजनाओं में, सारी चीजों में 20% मुसलमानों का क्या करेंगे? दुनिया के किसी मुल्क में जितने मुसलमान रहते हैं उससे ज्यादा मुसलमान यहाँ पर हैं, लेकिन आप चुनाव के समय आप सिर्फ 4.5 पौने साल 5 साल तक आप नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, और जब इलेक्शन का टाइम आता है तो आप सीधे सीधे डिमार्केट करते हैं, आप सीधे सीधे 80-20 की बात कहने लगते हैं, आप दिवाली और रमजान की बात करते हैं, शमशान और कब्रिस्तान की बात करते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि दूसरा पक्ष भी कहीं कम नहीं है। जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जितने बयान बताए वो सब है, वो सब सही है, सारे लोगों ने वो बातें कही हैं और वो सारे लोग मुसलमान हैं, ये भी सही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसी पर चुनाव 2022 में हम 21वीं शताब्दी 22वीं शताब्दी की बात करते हैं, लेकिन क्या हम चुनाव पीछे के दिनों से भी खराब मुद्दों पर लड़ते चले जा रहे हैं? अभी बीटिंग द रिट्रीट में आपने सुना, जब खत्म हो रहा था पूरे देश ने सुना होगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, किसने लिखा है? मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। तो तब आप उसको नहीं कहते अरे ये देश गुलदस्ता, इसको बनाए रखने की जरूरत है, चुनाव आते जाते रहेंगे। लेकिन असल बात यह है कि ये बहुत नैतिकता की बातें हैं। जब चुनाव में, प्यार में, जंग में ये नहीं देखा जाता कि आप कैसे जीत रहे हैं, दरअसल आपको जीतना ही होता है। तो इस जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, बीजेपी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। होना तो ये चाहिए था, मैं बार बार कहता हूं, 1 साल तक पूरे देश और दुनिया में क्या चर्चा हुई? किसान आंदोलन की चर्चा हुई, कृषि कानून की चर्चा हुई। सरकार और बीजेपी की तरफ से हमेशा ये कहा गया कि आड़तियों का आंदोलन है, ये मुट्ठी भर किसानों का है। प्रधानमंत्री ने कृषि कानून वापस लेते हुए कहा था कि हम कुछ लोग को समझा नहीं पाए। चुनाव तो इस पर होना चाहिए था, कृषि कानून को समझाने की कोशिश करनी चाहिए थे। जो लोग कृषि कानून के विरोध में थे उनको विरोध की बात करनी चाहिए थी। प्लेटफॉर्म पर इस देश कृषि कानून आया, 1 साल तक विरोध हुआ, चर्चा हुई और कृषि कानून वापस हो गया। देश के 90% से ज्यादा लोगों को यह पता ही नहीं है कि कृषि कानून में अच्छा क्या था और बुरा क्या था, समर्थन क्यों था और विरोध क्या था। इसको मुद्दा बनाया जाना चाहिए था। मुद्दा तो यह होना चाहिए था कि हमारे जो बच्चे 19-20 साल के थे वो 22 साल के हो गए, जो 23 साल के थे वो 26 साल के हो गए, बहुत सारी नौकरियों की उम्र खत्म हो गई। एक भी राजनीतिक दल ये बात नहीं कर रहा है कि कोरोना उनके रोजगार पर ये कर्म दर्ज हो जाए। लेकिन सवाल उठा दिए और सभी से, क्योंकि एक सवाल उठाया है सभी पार्टियों के मेहमानों से, मैं ये जवाब ले लेती हूं। सबसे पहले आनंद दुबे जी, आप दीजिए जवाब। जो राजीव ने कहा है, क्या ये सही नहीं है? देखिए, मैं राजीव जी की बात सुन रहा था और हम लगातार मुद्दों की बात कर रहे हैं। जल्दी से हम बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हमने 548 ऑक्सीजन प्लांट बनाए। हम बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हमने 12 से बढ़ाकर मेडिकल कॉलेज की संख्या 59 की। हम बता रहे हैं कि हमने एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरा कर दिया, दूसरा पूरा होने की कगार पे है, तीसरे का काम शुरू हो चुका है। हम बता रहे हैं कि 5 एक्सप्रेसवे बनाया है। लेकिन साथ साथ हमको यह भी बताना पड़ेगा कि जो लोग उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता की राजनीति कर रहे हैं और जो लोग उत्तर प्रदेश में माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इन्होंने मुसलमानों की बात की, इन्होंने चंद्रशेखर जी का हवाला दिया। मैं भी बताता हूं कि हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि मुसलमानों को न तिरस्कृत करो न पुरस्कृत करो, उनको परिष्कृत करो। और भारतीय जनता पार्टी इसी उद्देश्य के साथ चलती है। उत्तर प्रदेश में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाला हर तीसरा शख्स जो है वो मुसलमान है, लेकिन हमारी सरकार ने कभी इसमें कोई भेदभाव नहीं किया। हम उत्तर प्रदेश में, और एक चीज और बताना चाहता हूं कि जो भी दल आज उत्तर प्रदेश में सियासत कर रहे हैं वो ये बताएं कि सांप्रदायिकता की राजनीति वो क्यों कर रहे हैं, क्यों वो जिन्ना और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, क्यों वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, क्यों वो हिंदुओं की तुलना बोको हरम से कर रहे हैं, ISIS से कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। और एक बात और कहना चाहता हूं कि चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो,
जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है हमने एक दंगा किसी भी राज्य में नहीं होने दिया है। और इसके पहले जो सरकारें चलती थी वो किस तरह से दंगों की और सांप्रदायिकता की ध्रुवीकरण की राजनीति करती थी, यह बताने की आवश्यकता नहीं। कीर्तिनिधि पांडे जी जवाब दीजिए जल्दी से। जो आनंद जी कह रहे हैं दंगे न हुए, एनसीआरबी के आंकड़े अगर विपनेश जी होगा तो देख लेंगे। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि 5 साल में समाजवादी पार्टी की सरकार से ज्यादा दंगे आनंद दुबे जी के राज में हुए हैं भारतीय जनता पार्टी। और ये बात सच है, राजू रंजन जी ने बहुत सही मुद्दा उठाया और हम लोग प्रयास करेंगे कि मुद्दे एजेंडे में शामिल हों। राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात भी करेंगे कि जो बेरोजगार हैं, जिनका 2 साल कोरोना काल में बर्बाद हो गया, जो नहीं पढ़ पाए, उनको एजेंडे में शामिल किया जाए। और सरकार बनने पे समाजवादी पार्टी के जिस तरीके से हम सुपर टेट के समायोजन की बात कर रहे हैं, हम जिस तरीके से जिनको आरक्षण मिला उनके आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से हम आईटी सेक्टर में रोजगार की बात कर रहे हैं, हम उसी तरीके से जिसको अवसर नहीं मिल पाया कोरोना काल में, उनको एक्स्ट्रा 2 साल अवसर देने का भी प्रावधान सरकार बनने के बाद समाजवादी पार्टी करेगी और बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे। ठीक है, इंद्रजीत सिंह जी, ये आज न्यूज़ 24 पर आप कह रहे हैं कि मुद्दों की ही बात होगी, उसके अलावा कोई ऐसी बयानबाजी नहीं उत्तर प्रदेश में जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई जगह नहीं। बिल्कुल नहीं है। देखिए 10 तारीख में तो फर्स्ट फेज में और लास्ट में 10 मार्च तक हमको रिजल्ट आने हैं। हमें फिर समाज के बीच में रहना है, भाईचारे के बीच में रहना है। इन बयानों की किसी भी तरीके की जरूरत नहीं है। मैं खुल के आपसे कह रहा हूं, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब कोई पहल करता है, देखिए जुल्म करना और जुल्म सहना दोनों को गलत बताया गया है। मैं ये कहना चाह रहा हूं आनंद दुबे साहब से कि आप इतनी लंबी लंबी बातें कर रहे हो, बढ़िया महिमा मंडप कर रहे हैं, 700 किसान मर गए। क्या आप 7 मिनट के लिए किसी परिवार के अंदर गए आंसू बहाने के लिए? क्या आपने किसी परिवार को नौकरी देने का प्रावधान करा? क्या आपने किसी परिवार की मुआवजे की घोषणा करी? आप अब दिल्ली में जाकर जाट समाज के लोगों के बीच में आदरणीय गृह मंत्री जी मीटिंग कर रहे हैं। 3 किलोमीटर दूर पर गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर किसान बैठा रहा। आप उनसे हालचाल जानने के लिए नहीं पहुंचे। आप फिर कह रहे हो आपके कोरोना के दौरान मौतें नहीं हुई। आपने हर तथ्य को छुपाने की, हर अपनी कमी को छुपाने का प्रयास करा है। जनता सब जानती है, मुद्दों से भटकाइए। आपने कहा था हम बिजली का रेट कम करेंगे, आपने 2 दफा बिजली के रेट बता दिए। आपने 4.5 साल बिजली कम नहीं करी, कोरोना के दौरान भी पूरे बिल लिए, बाद में लास्ट में आकर बिजली के बिल हाफ कर दिए और जबकि नोटिफिकेशन जारी हो चुका था। अब वो ग्राहक जा रहा है बिजली घर पता करने के लिए कि बिजली हाफ हो गई है, वो कह रहा भैया जिस दिन ये घोषणा हुई है उसको आचार संहिता लग चुकी थी, अब तो अगली दफा देखा जाएगा। ये ऐसा छल जनता के साथ करना ठीक नहीं है। जनता बहुत साइलेंट तरीके से जवाब देती है। आप ये मत सोचिए। आपने अपनी बात रख ली, वक्त ही कमी। अभिमन्यु जी, लास्ट रिएक्शन आपका, आखिरी कमेंट। देखिए, मैं साधुवाद देता हूं राजीव रंजन जी को और विपनेश माथुर जी आप दोनों को कि आपने गांधीवादी परंपरा के तहत शांति वाली बातें की। अब बात कहना चाह रहे हैं कि इस सरकार में इन्होंने 2017 के दौरान कहा था कि हम लोग 100 यूनिट तक 3 रुपए के हिसाब से बिजली का दाम लेंगे। 5 साल इन लोगों ने लूटा, 7.5 रुपए के हिसाब से बिजली का दाम लिया गया। अब चुनाव के समय कम कर दिया। इसी तरह इन्होंने डीएपी का रेट बढ़ाया, एनपीके का रेट बढ़ाया, खाद का रेट बढ़ाया। यहाँ तक कि यूरिया जो 50 किलो का कट्टा आता था, इन्होंने 5 किलो चोरी किया। अब वो 45 किलो का कट्टा आता। इन्होंने वादा किया था चुनावी मैनिफेस्टो में कि 14 दिन में गन्ने का बकाया मिलेगा। मैं खुद गन्ना किसान हूँ, सिंबावली शुगर मिल हापुड़ में पड़ती है, वहां मेरा बॉन्ड है। हमारा खुद गन्ने का बकाया पिछले 2-3 सालों का नहीं मिला है। इसी तरह इन्होंने वादा किया था कि 370 रुपए कुंटल के हिसाब से गन्ने का दाम दिया जाएगा। अब 350 रुपए कुंटल है। देखिए कितना हेरा फेरी है। आज आवारा पशु से किसान परेशान है। ठीक है प्रशांत, मैं आपके पास नहीं आ पा रही हूँ। हम यही चाह रहे हैं कि जो योजनाएं अधूरी रह गई हैं, आप आगे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए क्या करना चाहते हैं, इन्हीं सब पर बात करें, इससे अलग नहीं, जिनकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे बयान माहौल भी खराब करते हैं। न जाने नेता कब समझेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और चर्चा को यहीं विराम देना होगा। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।